all of my friends and students. Welcome to Math Knowledge channel. So students, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 603 का जो लेक्चर नंबर 2 बनता है एरर एंड कंप्यूटेशंस के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे। बेसिकली आपका ये जो लेक्चर है ये ऑब्जेक्टिव का है। इसमें आपके MCQs बन सकते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का हिसाब नहीं है। ये जस्ट आपके जो है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने चीज़ों को जस्ट समझना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो अच्छे से हल हो सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचते रहें। एरर इन कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऐसा है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में न्यूमेरिकली चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर बाज़ औक़ात कुछ एरर होते हैं। उन एरर के पीछे भी कुछ रीज़न होती है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही 3 एरर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इनहेरेंट एरर्स, और नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं लोकल राउंड ऑफ एरर एंड लोकल ट्रंकेशन एरर। इनके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि ये किस तरह से होते हैं। आपके अंदर अगर आपको MCQs आ जाता है तो आपने किस तरह से शिनाख्त करनी है कि ये कौन सा एरर है। इसके लिए आपको कैसे पहचान करनी है जी, तो सबसे पहले हम इनहेरेंट एरर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा एरर होता है जिसकी स्टेटमेंट के अंदर ही गलती होती है। यानी आपने जो फिज़िकली मेजरमेंट ली होती है, मैं आपको बड़े सिंपल अंदाज में बताने जा रहा हूँ कि आपने जो फिज़िकली मेजरमेंट की होती है ना, उसके अंदर आपने पैमाइशी गलत नोट की है। आपको कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की वजह से आंसर में मिस्टेक इसलिए हो जाना है क्योंकि आपने जो रीडिंग ली है वो रॉन्ग है। सही है। तो इसमें क्या है कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपके पास इस किस्म का एरर आता है। तो इसे हम फर्स्ट एरर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी उसने लिखा है कि इज़ दैट द क्वांटिटी ऑफ एरर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ। So before finding its solution, it arises due to the simplified assumption made in a mathematical modeling of a problem. हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सर्टन फिज़िकल मेजरमेंट्स के अंदर ही इसके अंदर एरर होता है। जब आपने मेजरमेंट की होती है फिज़िकली, ये उसकी वजह से यहाँ पे रूनमा होता है। राउंड ऑफ के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी ऐसा होता है कि अगर आपके पास जो बहुत बड़ा नंबर है जिसे आप कहते हैं जी कि राउंड ऑफ कर लें, लाइक हम कहते होते हैं जी कि फ़र्ज़ करें हमने पॉइंट के बाद जी मेरे पास कुछ ऐसा नंबर जा रहा था जिसको मैंने ऐसे करके जी काफ़ी बड़ा सा करके मैं कह रहा हूँ जी ऐसे चलता जा रहा है। तो हम क्या करते होते हैं जी कि हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो मैंने अगर 3 पॉइंट तक करना है तो मैं कह देता हूँ जी कि ये 9 बड़ा है 5 से, मैं इसे 4 कह के रोक देता हूँ। इस तरह से हम जो राउंड ऑफ करते हैं इसमें एरर आ जाता है क्योंकि हमने एक्यूरेसी को छोड़ दिया है। तो इस तरह के एरर के बारे में अगर हम बात करें लोकल राउंड ऑफ के, तो एवरी कंप्यूटर जो है, देखें हर एक कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो उसके अंदर कुछ फिक्स डिजिट होते हैं, उनसे ज़्यादा डिजिट के वो नंबर नहीं कैलकुलेट करते हैं। वो फिक्स होने की वजह से फिर उन्हें राउंड ऑफ करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाते हैं। सिंस कंप्यूटर हो, इंफॉर्मेशन हो, ख़ासतौर पर जब बाइनरी इंफॉर्मेशन देते हैं तो बाइनरी इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको कभी वो इतना जो है वो डिटेल से नहीं लिख सकते उनकी स्टोरिंग से जब वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर क्या होता है, एरर वाक़ होता है। तो इस तरह के एरर को हम कंप्यूटर डिपेंडेंट एरर होता है। ये कंप्यूटर पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्या आपका कंप्यूटर इसको टैकल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर डिपेंडेंट एरर जो है वो लोकल राउंड ऑफ एरर होता है। सही है। इसको उसने बता भी दिया है कि अगर आपके पास कोई 10 डेसिमल के हिसाब से 0.762 हो, अगर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, आई थिंक आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड आता होगा, अगर नहीं आता तो इससे पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें बता दिया है कि हम किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन तक डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से जाते हैं। तो आपने पहले उस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है और आपने स्टूडेंट यहाँ से कुछ भी नहीं करना। राउंड ऑफ एरर के लिए आपके पास एक एरर है, यहाँ पे आपने इसको ज़ुबानी याद रखना है फार्मूले को कि एरर जो है किस तरह से है, फार्मूला क्या है। ट्रू वैल्यू माइनस
कंप्यूटेड वैल्यू के, यानी कि असल वैल्यू क्या थी और कंप्यूटेड वैल्यू अब जो है वो क्या है, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि आपके राउंड ऑफ से पहले की वैल्यू माइनस जो आपने राउंड ऑफ कर ली है वो वैल्यू, उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका एरर होगा। और एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करने के लिए हम इसका मॉड लगाते हैं, और रिलेटिव एरर का फार्मूला ये होता है कि आपके पास अब जितना एरर है वो बटा ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास रिलेटिव एरर आ जाता है, यानी उस एरर का परसेंटेज भी मिल सकता है आपको कि इतना परसेंटेज पे एरर आ रहा है इसका। तो लास्ट वन जो हमने बताया था लोकल ट्रंकेशन जो है एरर, ट्रंकेशन एरर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ख़ास तौर पे जैसा कि उसने यहाँ पे कॉस की एग्जांपल दी हुई है। अगर हम उसको पावर टेलर सीरीज़ के मुताबिक कॉज एक्स को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, उसके आंसर्स को देखते हैं, तो हमें पता है कि इनफिनाइट सीक्वेंस तक उसकी टर्म जाती है जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। तो हम क्या करते हैं जी, इसमें से फर्स्ट 3 या 4 टर्म इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम क्या कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं विदाउट राउंड ऑफ किए, हम वो निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, हम इसमें राउंड ऑफ भी नहीं करते बल्कि क्या करते हैं जी, इसको निगलेक्ट करते हैं। ट्रंकेशन एरर के अंदर क्या हो जाता है कि हमने उसको टोटली छोड़ दिया है। सही है। अप्रॉक्सीमेशन आंसर हम यहाँ पे भी लिख रहे होते हैं। ठीक है। इसमें इसको मज़ीद समझने के लिए उसने टी कैपिटल ई हम ट्रंकेशन एरर के बारे में ही लिखते हैं। इसका ना एक हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है और इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर नहीं हमें कहता कि इसको हमने यहाँ तक लिखा, इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टर्म के हिसाब से आंसर निकाल रहे होते हैं। लाइक आपको ना यहाँ पे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, एक्स की पावर 2n+2 ओवर 2n+2 का फैक्टोरियल। तो इसमें क्या है जी, वो कह रहा है जी ग्रेटर दैन इक्वल टू है जी ट्रंकेशन एरर के। और ये दूसरी बात, ये कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे ऊपर कि हम किस टर्म तक इसको हल करना चाहते हैं, हम इसको किस टर्म तक लेके जाना चाहते हैं। तो इफ़ वी कंप्यूट द कॉज एक्स एक्यूरेट वैल्यू विद 5, हम बता रहे होते हैं कि भाई 5 डिजिट तक, हम बता रहे होते हैं जी 6 डिजिट तक। तो अगर हम 5 डिजिट के हिसाब से इसको फ़र्ज़ करें, इसको सॉल्व करते हैं, देन तो बाद में उसने क्या किया है, मल्टीपल करने से उसने लोगार्थम लिया है। लोगार्थम के मुताबिक हमें पता है जो चीज़ बटे में होती है उसके दरमियान में माइनस आ जाता है। ठीक है। और जो चीज़ पावर में होती है वो ये बटे की वजह से माइनस आ गया। और फिर अगर हम बात करें तो ये log ऑफ 5 दरमियान में ज़रब होती है तो वो प्लस बन जाता है, लेकिन पावर जो है वो शुरू में आने की वजह से वो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और इसको अगर हम सिंपलीफाई करके देखें तो जो भी आंसर बन रहा है ना, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, चूँकि वो नेगेटिव था, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम उसको सॉल्व करके देखते हैं तो फिर उसके बाद हम इक्वलिटी का साइन चेंज कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास ना कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास अनइक्वलिटी की भी ये पहचान होती है कि हमने ऐसे नंबर को लेके आना है जो इस इक्वेशन को, इस अनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करवा सके। और अगर आप जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 6 पुट करके आंसर निकालेंगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 5.3 से लेस हो जाएगा, जो कि आपकी कंडीशन जहाँ पे नेगेटिव की वजह से चेंज होकर ग्रेटर दैन बन चुकी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए उसने लिखा है जी n=7 से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाती हैं। फॉर ग्रेटर नंबर भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। n=7 से बेसिक स्टेप इसका शुरू हो जाता है। अगर n=7 है तो उसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे शॉर्ट वे में लिखा है। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं, n से लेस दैन नंबर से आप करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपका आंसर 0.5 से लेस हो जाएगा। अगर n=7 हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास n=, चूँकि हमने तो बता दिया ना, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपने n=7 इसमें पुट करके देख लेना है कि अब वो टर्म कौन सी बन सकती है। 7 को 2 से मल्टीपल करूँगा 14, 14 में 2 ऐड करूँगा 16। पावर क्या बन रही है, 16। इसी तरह से नीचे भी जब 7 पुट करेंगे तो उसके भी हमारे पास 16 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जी कि जो ट्रंकेशन एरर जो होता है ना, वो हमेशा 16वीं टर्म से पीछे पीछे तक आगे बढ़ जाएंगे तो वो एरर होना शुरू हो जाता है, उससे अगली टर्मों पे एरर शुरू हो जाते हैं मोस्टली। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलिनॉमियल के बारे में हम बताया जा रहा है जी कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनॉमियल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट हमारे पास, जहाँ पे हमने ये कहना है जी कि एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हमारे पास जो वेरी पॉजिटिव इंटीजर होता है ना n,
चूँकि पावर को कहा जाता है, और वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसमें एक्स एन के साथ जो ए वन ए2 ए3 एंड अप टू सो ऑन an-1 an तक जा रही हैं टर्में, ये सारे के सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। आपके पास ऐसा है कि आपका फर्स्ट ए नॉट भी सिफर नहीं होना चाहिए और पावर भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे वो तमाम प्रोसीजर में हम उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। सिंपल अल्फाज में कहूँ कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर नेगेटिव ना होगी तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक है। एंड अलजबरिक अगर हम बात करें इक्वेशन की, एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सेट टू बी अलजबरिक। कब जी? इफ़ इट प्योरली पॉलिनॉमियल, यानी अलजबरिक इक्वेशन जो है उस वक्त होती है जब हमारे पास वो प्योरली जो है पॉलिनॉमियल होगी एक्स के अंदर। जैसा कि आपको जो नज़र आ रहा है, इसमें एक्स की पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है, तो ये फिफ्थ ऑर्डर का पॉलिनॉमियल है जिसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। बाकी तमाम वाई के हिसाब से भी पॉलिनॉमियल है, ये टी के हिसाब से पॉलिनॉमियल है, तो ऑल ऑफ दिस जो हैं ये पॉलिनॉमियल्स की हैं। यहाँ से भी स्टूडेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि पॉलिनॉमियल कौन सा नहीं होगा। तो मान लीजिएगा कि अगर 1/x किसी के बटे में आ जाता, प्लस 7x का स्क्वायर होता, जो भी होता, ये बटे में है, ऊपर जाने से नेगेटिव हो जाना था, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होना था। सम फैक्ट की अगर हम बात करें तो एवरी इक्वेशन आफ्टर टर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ एट लीस्ट वन रूट ऑफ अ रियल और कम्प्लेक्स। जी, तो जो रूट होते हैं पॉलिनॉमियल को हल करने के बाद उनको रूट कहा जाता है, वो रियल एंड कम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि पॉलिनॉमियल की पावर कौन सी थी, उससे बनने वाला आंसर क्या है। और हर पॉलिनॉमियल जिसमें nth डिग्री होगी उसमें n वेरिएबल होंगे, उसके रूट भी n होंगे। अगर 2 पावर है उसके रूट भी 2 होंगे। सो अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल की इक्वेशन और डिग्री में है तो हमें पता है जी कि उसके रियल रूट का साइन जो है वो अपोजिट होता है लास्ट टर्म से। और अगर इवन होता है तो उसका जो 1 इज़ अ नेगेटिव रूट होता है, एटलीस्ट 1 उसमें जो है वो एक नेगेटिव रूट होगा। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी जहन में रखना है कि इवन डिग्री होगी तो लास्ट टर्म इज़ अ नेगेटिव एंड एट द लास्ट वन पॉजिटिव एंड द लास्ट वन इज़ द नेगेटिव रूट। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए सम फैक्ट को यहाँ पे अच्छे से देखना है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज़ बिल्कुल बनता है जी। ट्रांसकेशन जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसडेंटल इक्वेशन जो है, तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अलजबरी को निकाल के, जिनके बारे में अभी हमने बात की है, इनको अगर मैं निकाल के बाकी तमाम तार जिसमें एक्सपोनेंशियल आ सकता है, लोगार्थम के आ सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के आ सकते हैं, मतलब इनके अलावा जो भी हैं तमाम तार फंक्शन जो हैं हम उनको ट्रांसडेंटल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये उनके एग्जांपल भी हैं, e की पावर x sin x। ये भी आपका एमसीक्यूज़ आ सकता है कि आपने पहचान कैसे करनी है कि ये पॉलिनॉमियल है और अलजेब्रिक इक्वेशन है या फिर ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। तो आप इसको इजीली ऐसे ही जज कर सकते हैं देखने के साथ ही, ठीक है। फिर उनके रूट कैसे निकालते हैं। बाज़ औक़ात हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है, बाज़ औक़ात हम उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, जो सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर उस पर हम कह देते हैं कि ये उनके रूट हैं। तो अगेन उसने कहा है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स रूट अपीयर हो रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव के हैं तो उनका नेगेटिव का भी कम्प्लेक्स रूट होगा। पॉलिनॉमियल की n डिग्री हैं तो उनके अंदर पावर फैक्टर भी n बनेंगे। तो अगर n-1 है, मतलब कि ये तमाम तार आपकी जो है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको अच्छे से देख लेने हैं। फिर उसके बाद कुछ डिस्क्रीट रूल होते हैं साइन के दिस रूल शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन एंड इट्स रूट, के नंबर ऑफ द पॉजिटिव रूट अलजेब्रिक इक्वेशन का ज़ीरो विद रियल कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड द नंबर चेंज इन साइन ऑफ द कोफिशिएंट एंड पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो नंबर पॉजिटिव रूट अलजेब्रिक इक्वेशन के बनते हैं वो रियल कोफिशिएंट को कैन नॉट बी एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज, उनके साइन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। क्या मतलब है जी इनका, कि अगर एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो लेते हैं, सिमिलरली जो है द नंबर इज़ अ नेगेटिव अगर आ जाए किसी भी इक्वेशन का रूट को, तो कैन नॉट बी एक्सीड द चेंज इन द साइन ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि आपके पास जो भी डिस्क्रीट के रोल होते हैं वो आपके कोफिशिएंट के साइन को चेंज करके नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। तो इसकी और अगर मैं मिसाल दूँ तो फ़र्ज़ करें अगर आपके पास
मान लीजिएगा इसको समझने के लिए कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर पावर है 3, ठीक है, तो इसके अंदर साइन भी 3 ही चेंज हो सकते हैं, 4 चेंज नहीं होंगे। यही बात ऊपर वाले में कह रहा है कि अगर हम कहें कि पावर इतनी थी और साइन चेंज ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पावर के अकॉर्डिंगली चीज़ चलती है, जैसे हम डिग्री का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, थर्ड टू, इट विल बी अ पॉजिटिव, ठीक है। कब होता है, जब आपके पास पावर इवन होती है तो आपके पास फर्दर जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। सो ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ये क्या है जी, कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यू, कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल के अंदर, एंड अपोजिटली साइन होगा जिसमें बीटा जो है उसके एक मिड टर्म होगी। तो इंटरमीडिएट तभी बोला जाएगा जब वो दो रूट के दरमियान में एक अगर रूट आ रहा हो, ठीक है ना। रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन अगर क्लोज हो, इसमें हमने कहा है कि x जो है वो a और b के मिड में हो, अगर हम उस पर फंक्शन अप्लाई करें कब होगा, उसी वक्त होगा अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन होंगे, तो देन वो क्या होगा, उसके अंदर एक रूट और भी होगा, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, रियल वैल्यूड नहीं है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के जो डिफरेंट साइन हैं वो मस्ट बी एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसमें अनइक्वलिटी की चीज़ नहीं आ रही, ये बात आपने जहन में रखनी है। सो न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो अलजेब्रिक हो या ट्रांजैक्शनल हो, उसकी क्लासिफिकेशन को हमने दो ग्रुप में किया है। तो एक तो हमारे पास डिस्क्रीट मेथड होता है, दूसरा हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो ये डिस्क्रीट के बारे में अगर हम बात करें तो डू नॉट रिक्वायर टू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ये ऐसे ही है जी कि जिस तरह से मैं कह दूं कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, उसके अंदर आपको पहली जो इनिशियल वैल्यू है ना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी आप उसको सॉल्व करके हल करके बता सकते हैं। इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, आपने पढ़े होंगे MTH 501 के अंदर भी, कि जिसमें हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड आ जाता है, गॉस जॉर्डन मेथड आ जाते हैं, और काफ़ी सारे हैं जी जिसके अंदर हमें इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं से वैल्यू निकालते हैं विदाउट किसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। फिर इटरेटिव मेथड होते हैं जिसके लिए हमें इनिशियल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उसको चलाने के लिए, उसके भी काफ़ी सारे मेथड हैं जो कि आप इस कोड के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन ऑप्शन मेथड आ जाता है, सीकेंड मेथड आ जाता है, जैकोबी मेथड आ जाता है, ठीक है, ये बाइसेक्शन मेथड आ जाता है। ये सारे के सारे वो हैं जिसके लिए फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू का होना ज़रूरी है। और जो डिस्क्रीट में है उस ये ऐसे होते हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि जिसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अब मसला ये है कि इनिशियल वैल्यू जो है आपने कैसे निकालनी होती है। तो इसके भी हमारे पास टू मेथड होते हैं, एक तो हम इसे इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, या फिर हम उन दो अगर गिवन है आपको तो हम उन दोनों को बराबर रखते हैं और वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लाइक उसने यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, एक y इक्वल टू x-1 है और एक y इक्वल टू साइन x है। तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं जी, और आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, आई थिंक 1.9 आ रहा है। तो 1.9 हमारे पास इनिशियल वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। और 1.9 कहाँ पे होता है जी, आप देख सकते हैं ये 2 के बिल्कुल करीब होगा, ठीक है, 2 के बिल्कुल करीब होगा। और यहाँ से फिर आपने आंसर निकालने के बाद y का भी निकाल लेना है, जो कि वो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो भी 1 के करीब आ रहा है दोनों के। तो y इक्वल टू एक आपके पास x-1 की है और दूसरी आपके पास y इक्वल टू साइन x है। तो y इक्वल टू साइन x की मसावत जो हमने देखी उसका ग्राफ बन रहा है पैराबोला की फॉर्म में, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास है वो y इक्वल टू x-1 की, उसकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल मेथड है जी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मेथड होता है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ के लिए, इसमें लोकेट करते हैं टू वैल्यूज़ को, जिसमें दो फंक्शन गिवन होते हैं अपोजिट साइन की वजह से। तो उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास बाइसेक्शन मेथड आ जाता है, जिसके अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे कि हमने किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देखना है, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को
देखते हुए हम बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करेंगे। और जब हम बाइसेक्शन का मेथड मैं आपको जब करवाऊँगा तो देन आप वहाँ पे ईज़िली डिटेक्ट कर लेंगे इस थ्योरी के मुताबिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट।